हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग विजन आईएएस के 1 मार्च 2022 वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। विजन आईएएस वाले एंड कल रात को मैंने प्रीएम्बल के जो ऑडियो वर्जन है उसको अपलोड किया था और आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप उसे सुन सकते हो। आई थिंक कि मैंने केयरफुल तरीके से उस ऑडियो वर्जन को बनाया है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, यू कैन एक्सेस इट एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन रिवीजन। कहीं भी चल फिर रहे हो या फिर कहीं अगर आपको बुक पढ़ने का मूड नहीं है तो यू कैन लिसन टू दैट ऑडियो वर्जन। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब इट। एंड आज हमें 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं एंड आज हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी सी आए, बट थोड़ा सा आप टेक केयर कर लेना, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। गवर्नमेंट मल्स इजी क्रेडिट स्कीम फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी क्रेडिट ईजिली उनको अवेलेबल करवाया जाए उसके लिए आपका इजी क्रेडिट स्कीम्स लेकर आ रही है। ये एफपीओज क्या होते हैं? जब हम बात करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये जो है एफपीओ, ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि मान के चलो जैसे कुछ फार्मर्स एक साथ आएंगे और ये ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और फिर अपने ग्रुप को ये इनकॉर्पोरेट या फिर रजिस्टर करवा सकते हैं, या तो पार्ट 9A ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत भी। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि फॉर एग्जांपल पहले सिंगल फार्मर कुछ कल्टीवेट करता था तो वहाँ से जो प्रोडक्शन होती थी या फिर मशीन्स यूज नहीं हो पाते थे बिकॉज ऑफ द लो लैंड। तो ये जो आपके ग्रुप ऑफ फार्मर्स होंगे ये सब एक साथ आएंगे और अपने अपने ज़मीन को बोलेंगे चलो भाई साहब हम लोग कलेक्टिव फार्मिंग करते, तो एरिया बड़ा हो जाएगा और एरिया बड़ा होने के बाद मशीन्स भी लगेंगी, इनपुट कॉस्ट भी कम आएगा और प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होगा और फिर बाद में अपने जो रेवेन्यू शेयर है डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। साथ ही साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर भी इनकी बढ़ जाती है। तो अगर ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जाएंगे तो इनकी जो बार्गेनिंग पावर होगी फॉर द प्रोडक्ट वो बढ़ जाएंगी, तो इनको और अच्छा इनकम मिलेगा, रिन्यूमरेशन मिलेगा। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप में आपको पता है मेंबर सब जोड़े जाते हैं फॉर द कॉमन बेनिफिट। तो ये हमने देखा। अब बात करते हैं क्या कंटेक्स्ट है। तो सिलेबस आई थिंक हमने डिस्कस नहीं किया। हाँ, इसको आप इससे जोड़ सकते हो। एग्रीकल्चर का ये टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड एंड कंस्ट्रेंट। तो ये आपका टॉपिक कवर होगा। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो एफपीओज को मदद करेंगी। किस चीज़ में मदद करेंगी? ईजिली क्रेडिट एसेस करवाने में। इजीली क्रेडिट एसेस करवाने में तो करेंगी, साथ ही साथ आपका सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पर इनको क्रेडिट मिलेगा और ये दिए भी जाते हैं टू द फार्मर्स। तो बात करते हैं क्या चैलेंजेज फिलहाल एफपीओज फेस कर रही हैं। तो पहली बात तो टेक्निकल नॉलेज की कमी है। टेक्निकल नॉलेज यानी कि कहाँ पे कौन से क्रॉप्स बेटर होंगे उस पार्टिकुलर फील्ड के लिए, है ना। तो ये सब एक एनालिसिस होता है सो दैट प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। तो वो सब की कहीं ना कहीं जो नॉलेज है वो कमी रहती है। साथ ही साथ इनएडिक्वेट प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एंड दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज वही है जो अभी हमने देखा, एसेस टू क्रेडिट। तो क्रेडिट एसेसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इनएडिक्वेट रहती है एंड मार्केट एसेसिबिलिटी भी कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट रहता है। तो जो फार्मर्स होते हैं या एफपीओज होते हैं इनके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचे टू द एग्रीकल्चरल मार्केट। और कुछ राज्य में तो एपीएमसी मंडीज भी नहीं होती हैं, ठीक है।
एंड नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म। तो अगर कोई रिस्क आ भी जाए, कोई डिजास्टर आ भी जाए, तो कैसे उस रिस्क को डील करना है, तो प्रॉपर मिटिगेशन मैकेनिज्म की कमी होती है। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं एज वेल एज जो स्टेट्यूटरी प्रोसेस कंप्लाइंसेस का पालन करना पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये भी एक डिसइंसेंटिव भी है। एंड लैक ऑफ अ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स और खासकर जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कमी है। एंड नेक्स्ट वी हैव द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्रेन्योर कल्चर लिटरेसी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज तो यही है, कंपटीशन विद द रिच मिडलमैन, यानी कि जो आपके बिचौलिए होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, सस्ते दाम में फार्मर से जो प्रोडक्ट है खरीद लेते हैं और उसको फिर मार्केट में महंगे दाम पर बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एफपीओज है उनको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है विद द रिच मिडलमैन। बेनिफिट डेफिनेटली आपको ही पता होती है कि जो रिच मिडलमैन है वो ज़्यादा गेन करने का प्रयास करते हैं, और ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर में चलता ही है, तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। एंड अगर हम बात करें इनिशिएटिव्स क्या की लिए गए हैं टू प्रमोट द एफपीओज, तो पहली बात तो नाबार्ड ने लगभग 16,000 एफपीओज यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए हैं सिंस 2010-11 एंड 2020 में आप देख सकते हो नाबार्ड ने फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ एफपीओज लॉन्च किया था, जिसके तहत 2027-28 के पीरियड आते आते लगभग 10,000 और नई एफपीओज को क्रिएट करने हैं। तो अगर हम बात करें सजेशंस की, तो सजेशंस में आप देख सकते हो क्या अन्य सजेशन दिए गए हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन है किए जाए मेंबरशिप का टू ए जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ 20 किलोमीटर एरिया, यानी कि जो भी आपके एफपीओ के मेंबर होंगे ये इंश्योर किया जाए कि जो मेंबरशिप हो वो अंडर द 20 किलोमीटर के एरिया में हो, सो दैट जो कोहेसिवनेस है हर एक एफपीओ का वो इंश्योर किया जा सके, अलॉन्ग विथ ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैन पावर, ये सब तो हो ही हो। साथ ही साथ एक्सपोजर विजिट्स, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम सब चलाए जाएं। एंड कम्प्रिहेंसिव अर्ली स्टेज फंडिंग, यानी कि अर्ली स्टेज फंडिंग प्रोवाइड की जाए। एंड फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स, खासकर जो एफपीओ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे आपका मशीन से सब हो जाती हैं, या फिर सीड्स हो गई, या फिर अदर इक्विपमेंट्स हो गई, इरिगेशन के इक्विपमेंट्स हो गई, तो ये सब आपके प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। तो फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स हो जो एफपीओ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, ठीक है। और मार्केट लिंकेजेस तो एक है ही है, उसको इम्प्रूव किया जाए। व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट लिंकेजेस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको आपका मार्केट तक एसेसिबल करवाया जाए। एफपीओ के बारे में हमने तो डिस्कस कर ही लिया। अब बात करते हैं नीड्स ऑफ एफपीओ। तो एफपीओ की ज़रूरत क्या है, तो पहली बात तो इंक्रीज्ड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। एंड कैसे आपका इंक्रीज्ड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, बिकॉज अब आप समझो जो किसान है, लेट्स से कि मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, ये सब जब एक साथ आएंगे तो एग्रीकल्चर लैंड बड़ा हो जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड जब बड़ा होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कोस्ट कम होगा। तो जाहिर सी बात है जब प्रोडक्शन बढ़ेंगी तो फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर होंगी। साथ ही साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये जो कीवर्ड है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका मतलब ये हुआ कि बड़े एरिया पर प्रोडक्शन होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर कैपेसिटी बिल्डिंग भी होंगी, एंड इम्प्रूव्ड एसेसिबिलिटी टू द एक्सटेंशन सर्विसेज, एंड बेटर मार्केट लिंकेजेज होगा, बेटर इंफॉर्मेशन सिस्टम होगी, एंड इनकम भी अच्छी हो सकती है फार्मर्स की वाया वैल्यू एडिशन एंड एग्रीगेशन, एंड बेटर एक्सेस टू द क्रेडिट फैसिलिटी, ये तो है ही है। साथ ही साथ अब जब फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आएंगे तो अच्छे से ये रिस्क को डील कर सकते हैं, है ना। अकेला अगर कोई रिस्क आता है तो उसको डील करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ग्रुप में अगर एफपीओज हैं तो वो आसानी से रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। एंड बार्गेनिंग पावर तो इनकी इम्प्रूव होगी एंड सोशल कैपिटल भी मजबूत होता है। सोशल कैपिटल का मतलब ये हुआ, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ गया है, ट्रस्ट बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच ट्रस्ट कितना है। द हायर द सोशल ट्रस्ट, मान के चलो कि बेटर पीसफुल द सोसाइटी विल, बेटर रिस्पेक्ट द सोसाइटी
विल गेट। ठीक है, तो ये बातें हो गई। सोशल कैपिटल कीवर्ड आपको याद रखना है। आजकल तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट शब्द निकल कर आ रहा है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट शब्द क्या है ये आप हमें बताओ। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने ये डिस्कस किया, एफपीओज के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, खासकर इतना तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, पार्ट 9A ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज योर फॉल आउट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया। तो आपको ही पता है ये जो आपका यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, धड़ाधड़ सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं यूएस के द्वारा, यूरोपियन यूनियन या फिर यूनाइटेड किंगडम, इन सब के द्वारा। तो ये सारे के सारे सैंक्शंस के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, रशिया के ऊपर क्या होगा, इंडिया के ऊपर क्या होगा, वर्ल्ड ओवर में क्या होगा, ये सब हम देखेंगे। तो पहली बात तो ये कि आप देख सकते हो सिलेबस कहाँ गया, डायरेक्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ये आपका जीएस पेपर 3 में आएगा, हाँ जीएस पेपर 2 में आएगा, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। ठीक है, तो देख सकते हो अभी आपका रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है। इस क्राइसिस के दौरान जो वेस्टर्न कंट्रीज है लाइक यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, इन सबों ने वेरियस सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर। तो बात करते हैं इम्पैक्ट क्या होगा सैंक्शन का। तो रशिया के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो बैंक रन जैसी स्थिति आ जाती है। बैंक रन का मतलब ये हुआ कि जो बैंकों से जो डिपॉजिटर्स होंगे वो अपने अपने पैसे विड्रॉ करने लगेंगे और बैंक के पास जो भी पैसे हैं वो उपलब्ध नहीं हो सकेंगी, है ना। बैंक रन का मतलब क्या हुआ, पैसे लेकर भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, ये हो गया आपका बैंक रन। ठीक है, तो इसको और प्रॉपर डेफिनेशन से समझे तो देख सकते हो बैंक रन तब होती है जब लार्ज ग्रुप ऑफ डिपॉजिटर्स वो अपने मनी को विड्रॉ करने लगती है बैंकों से। कारण हो सकता है लेट्स से कि फियर के कारण कि बैंक डूबने वाली है, इंस्टीट्यूशन डूबने वाली है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने वाली है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आने वाली है, ये सब कारण हो सकते हैं बैंक रन के। तो यहाँ पर बेसिक फिलोसफी क्या है बैंक रन की, लार्ज ग्रुप ऑफ डिपॉजिटर्स विथड्रॉ देयर मनी बेस्ड ऑन द फियर्स दैट द इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू बी इंसॉल्वेंट और इज गोइंग टू बी फेल्ड। तो फ्रेंड्स ये हमने बैंक रन को देखा। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ द सैंक्शंस ऑन रशिया। तो बैंक रन के बारे में हमने देखा। हाँ, तो ये आप समझ लो कि जब बैंक रन जैसी स्थिति आ जाएंगी तो इसका मतलब कैसे क्या होगा कि जो रशियंस हैं वो अपने बैंकों के डिपॉजिट को विथड्रॉ कर रहे हैं और फिर जो उनकी रेबल करेंसी है, रेबल करेंसी यानी कि रशियन करेंसी है आपका, तो जाहिर सी बात है रेबल करेंसी का तो अभी फिलहाल डिप्रिसिएशन हो रहा होगा, तो फिर इसकी जो वैल्यू कम हो रहेगी। तो फिर जो रशियंस हैं ये क्या कर रहे होंगे कि जो भी इनके रेबल्स में डिपॉजिट्स हैं उसको तो पहले बैंकों से विथड्रॉ करेंगे और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की उसको फिर डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे सो दैट वैल्यू का डिग्रेडेशन ना हो। और डॉलर में एक बार कन्वर्ट कर देंगे तो जो उनकी वैल्यू है वो बची रहेगी। अदरवाइज आप समझ सकते हो इन सब इकोनॉमिक सैंक्शन के कारण करेंसी डिप्रिसिएशन तो होगा ही होगा रबल का। तो जहां लेट्स से एग्जांपल के तौर पर कि जो पहले डॉलर एंड रबल एक्सचेंज वैल्यू होंगी, जो रबल है डॉलर के मुकाबले वीक हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने होंगे तो जाहिर सी बात है मोर एंड मोर रबल की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए सब पहले से ही डॉलर में कन्वर्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज़ द इश्यू एक्चुअली। ठीक है, एंड अगर हम बात करें इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वैसे तो इंडिया मेंबर नहीं है नाटो या फिर यूरोपियन यूनियन का, तो चाहे नाटो कोई सैंक्शन लगाता है या फिर यूरोपियन यूनियन कोई सैंक्शन लगाता है तो ये सैंक्शन बाइंडिंग तो होंगी नहीं भारत के ऊपर, आपको ही पता होगा। ठीक है, नाटो या फिर यूरोपियन यूनियन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह रहा है, तो होप कि इसके नोट्स आपके पास हों और आप इसे बढ़िया से पढ़ लो। ठीक है, लेकिन हाँ एक निगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जो इंडिया है वो अपने पोटैश फर्टिलाइजर के रिक्वायरमेंट को टोटली इंपोर्ट्स के माध्यम से मीट करता है और ये जो आपका इंपोर्ट किया जाता है फ्रॉम बेलारूस एंड रशिया। एंड बेलारूस एंड रशिया आप देख सकते हो दोनों पड़ोसी देश हैं और दोनों एक दूसरे के साथ हैं और इन पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेगा तो डेफिनेटली हो सकता है कि जो सप्लाई चेन है वो डिस्टॉर्ट हो जाए इन फर्टिलाइजर्स की टुवर्ड्स इंडिया, तो फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी में दिक्कत हो सकती है भारत के लिए।
एंड वर्ल्ड ओवर पर देखें तो आप देख सकते हो जो 90% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ नियोन है, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है, वो आपका रशियन एंड यूक्रेन से आता है। तो आप समझ सकते हो और इम्पैक्ट हो सकता है ना। रशियन एंड यूक्रेन 1-2% नहीं है, 90% है वर्ल्ड सप्लाई ऑफ नियोन, जो चिप एंड लिथोग्राफी के लिए यूज होता है, आपका रशियन यूक्रेन से आता है। तो ये भी दिक्कतें हो सकती हैं, ये अच्छे से याद रखना डाटा। एंड रशिया एंड यूक्रेन टुगेदर लगभग 30% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ टाइटेनियम। तो जो टाइटेनियम मेटल है जिसका इस्तेमाल एरोस्पेस एंड आर्मामेंट इंडस्ट्री में, यानी कि हथियार बनाने वाले फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, तो इस रॉ मटेरियल का 30% सप्लाई आपका रशिया और यूक्रेन ही करता है। तो वर्ल्ड ओवर पर इम्पैक्ट क्या हो गया आपका कि जो आपके टेक्नोलॉजिकल चिपसेट्स हैं हो सकता है वो महंगे हो जाए, बिकॉज मेजर डिपेंडेंसी आपका रशिया यूक्रेन पर है। साथ ही साथ आपका जो टाइटेनियम एज ए मटीरियल जिसका लगभग 30% ग्लोबल सप्लाई इन दो देशों के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, तो उस पर भी निगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम बात करें पॉसिबल जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होने वाली है इस रिसेंट डेवलपमेंट्स की, तो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट तो पहली बात तो ये होगा कि जो आपका वेस्ट है, वेस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे आपका यूक्रेन के वेस्ट में जो भी यूरोपियन नेशंस है, तो वो सब एक हो जाएंगे एलोंग विथ यूएसए, सब ये सब एक गुट में शामिल होंगे। एंड फिर से आपका जो नेटो है वो रिजुवनेट करेगा। एंड दूसरी एक इम्पैक्ट ये होगी कि जो एक समय पहले चल रहा था ना कोल्ड वॉर वाला इरा, 1950 से लेकर 1990s तक चला था, जब तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो गया, तो आने वाले समय में ये जो कोल्ड वॉर है वो फिर से री इमर्ज हो सकते हैं बिटवीन द ईस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक में जैसे रशिया हो गया आपका एंड रशियन allies on one side एंड दूसरा वेस्टर्न पावर्स एंड देयर allies on the other side। तो ये फिर चल सकता है लंबा कोल्ड वॉर। एंड ये आर्टिकल्स डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। इंडिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया अपोज टॉक्स एट WTO ऑन ई-कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड MSMEs। तो ये जो 3 देश हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, ये जो टॉक्स चल रहे हैं अभी WTO में ई-कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट्स, MSMEs के ऊपर, इन टॉक्स को अपोज किया है। तो आखिरकार क्यों, उससे हम डिस्कस करेंगे। बट आपको पता होगा कि WTO से रिलेटेड अफेयर्स में जो मेंस में क्वेश्चन है वो हर एक साल आते ही हैं, आपने ट्रेंड देखा होगा। तो अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 3 की, तो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरम एंड देयर स्ट्रक्चर। तो देख सकते हो ये जो 3 कंट्रीज हैं इन्होंने एक साथ कंसर्न्स रेज की है ऑन द प्लूरिलेटरल टॉक्स। प्लूरिलेटरल टॉक्स का मतलब क्या हुआ कि मोर देन 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व। जैसे आप यूनिलेटरल कहते हो यानी कि सिंगल पार्टी, बायलेटरल कहते हो तो 2 पार्टी, ट्राइलेटरल कहते हो तो 3 पार्टी, प्लूरिलेटरल कहते हो तो मोर देन 3 पार्टी। तो जो भी टॉक्स चल रहे थे ऑन ई-कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, इन पर कंसर्न जताए है ना। तो जो प्रोपोनेंट्स हैं यानी कि जो प्लूरिलेटरल टॉक्स को प्रपोज कर रहे हैं, इन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव की बात कही है। और ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव की बात निकल कर आई है इस प्लूरिलेटरल टॉक्स के अंतर्गत, उसको बेसिकली 12th जो WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है जून में, वहाँ पर भी ये बात को रखेंगे, ठीक है। एंड अगर हम बात करें जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव, तो जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो एक प्रकार से प्लूरिलेटरल नेगोशिएशन टूल है जो सर्टेन ग्रुप ऑफ WTO मेंबर्स के द्वारा इनिशिएट की गई है सर्टेन इश्यूज पर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि विदाउट एडहेरिंग टू द रूल्स ऑन कंसेंसस डिसीजन मेकिंग ऑफ द मल्टीलेटरल बॉडी, है ना। तो जो रूल्स है, रूल्स के अनुसार आपका ये जो प्लूरिलेटरल नेगोशिएशन है वो नहीं हो रहे हैं, दैट इज द कंसर्न। एंड इंडिया जो है रिफ्यूज कर दिया है टू बी ए पार्ट ऑफ GSI डिस्कशन
बिकॉज इंडिया का मानना है कि जो मेंबर्स है उनको सबसे पहली बात तो मैंडेटेड एरिया पर फोकस करना है जिस पर नेगोशिएशन करनी है, जैसे परमानेंट सॉल्यूशन हो किसका, फूड प्रोक्योरमेंट सब्सिडीज का। तो ये सब मैंडेटेड एरियाज है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज है जिस पर सॉल्यूशन निकलने चाहिए। तो पहले इसका सॉल्यूशन निकले। एंड साथ ही साथ दूसरा कंसर्न ये भी है कि सारे मेंबर्स को कहीं ना कहीं फाउंडेशनल रूल्स जो है उसे फॉलो करने चाहिए ऑफ द रूल बेस्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, जो आपका मरक्कस एग्रीमेंट में मेंशन्ड भी है। तो मरक्कस एग्रीमेंट याद रखना, मरक्कस एग्रीमेंट से आपका WTO कंस्टिट्यूट हुआ है, और जो मरक्कस एग्रीमेंट है इसके कारण आपका WTO का फॉर्मेशन होता है 1994 में, और इसके तहत जो कंसर्न्स है वो हाईलाइट की गई हैं कि किस प्रकार से जो मल्टीलेटरल रूल्स हैं वो फ्रेगमेंट होती जा रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टोक्यो राउंड जो देखने को मिला। एंड ये जो आपके मल्टीलेटरल रूल्स हैं जिसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि एन इंटीग्रेटेड मोर वायबल एंड ड्यूरेबल मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि मरक्कस एग्रीमेंट बात करता है कि भाई साहब इंटीग्रेटेड मोर वायबल एंड ड्यूरेबल मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम हो, ठीक है। एंड ये जो आपका टोक्यो राउंड ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड नेगोशिएशन है 1979 में देखने को मिली थी, इसके कारण आपका प्लूरिलेटरल कोड्स निकल कर आता है। सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। IPCC का सेकंड पार्ट ऑफ द 6th असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज कर दिया गया है। अब इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं उसे देखना है। आपको पता है 6th असेसमेंट रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, तो धीरे धीरे फ्रेगमेंटेड पोर्शन में वो आ रही है और धीरे धीरे वो आ भी जाएंगी पूरी तरीके से। तो क्या इसमें बातें कही गई हैं उसे हम देखते हैं, लेकिन सिलेबस सबसे पहले एक बार नज़र डालते हैं। तो आप देख सकते हो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन इसके अंतर्गत आएगा। तो जो IPCC का रिपोर्ट है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, ये सर्टेन वल्नरेबिलिटीज को रिव्यू करता है, एज वेल एज जो कैपेसिटीज है, जो लिमिट्स हैं उसको रिव्यू करता है। एंड IPCC की बात करें तो ये आपका यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, और ये UNEP के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था 1988 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की बॉडी है और इस्टेब्लिश हुआ था UNEP प्लस WMO के द्वारा। क्या की हाईलाइट निकल कर आए, तो पहला की हाईलाइट तो यही है कि जो एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज का, ये काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी फ्रिक्वेंट देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी वास्ट एरिया पर ये देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियसली अंडरस्टूड। तो पहले तो कम समझा गया था, इससे ज़्यादा ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो साउथ एशिया है जिसमें इंडिया है, इज अमंग द मोस्ट वल्नरेबल। समझ में आया? तो जो साउथ एशिया है इंक्लूडिंग इंडिया वो मोस्ट वल्नरेबल है, और जिसमें आपका जो गंगा बेसिन है वो काफ़ी ज़्यादा वाटर शॉर्टेज फेस करने वाली है बाय 2050। बिकॉज आपको पता होगा कि ग्लेशियर मेल्ट करते जा रहे हैं और गंगा रिवर में दो तरीके से वाटर पहुंचती है। एक तो हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं वहाँ से जब वो मेल्ट करता है ग्लेशियर तो फिर पानी पहुंचती है, और दूसरा आपका रेनफॉल के माध्यम से। तो क्लाइमेट चेंज होगा तो जाहिर सी बात है जो ग्लेशियर से वो मेल्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, और ग्लेशियर एरिया सिंक कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉजिंग व्हाट, कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे इनटू द गंगा रिवर। ये बातें हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो। एंड जो मास मॉर्टेलिटी इवेंट्स है, मॉर्टेलिटी नहीं मॉर्टेलिटी, तो जो मास मॉर्टेलिटी के इवेंट हैं लैंड एंड ओशियन पर वो देखने को मिल रहे हैं। एंड आप देख सकते हो फर्स्ट क्लाइमेट ड्रिवन एक्सटिंक्शन, डेथ, डिजीज जो एक्सट्रीम हीट के कारण हो रहे हैं, एंड इसके कारण जो क्लाइमेट क्राइसिस का इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं इरिवर्सिबल चेंजेस लेकर आया है। एंड आप देख सकते हो एटलीस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन उन एरियाज में रहते हैं विच इज़ वल्नरेबल टू द क्लाइमेट क्राइसिस, कि भाई साहब वहाँ पर क्लाइमेट क्राइसिस आ सकती है। क्लाइमेट क्राइसिस का कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक्सट्रीम ड्राउट, एक्सट्रीम रेनफॉल, ये सब स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो क्लाइमेट क्राइसिस, और एक दो पॉपुलेशन नहीं है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी कि 50%।
एंड जो क्लाइमेट क्राइसिस है इसने कहीं ना कहीं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो लोगों की है उसको प्रभावित की है। एंड जो हायर टेम्परेचर्स हैं और साथ ही साथ जो रेनफॉल बढ़ती जा रही है एंड फ्लडिंग्स जो उसके कारण हो रहे हैं, ये डायरियल डिजीज यानी कि वाटर बोर्न डिजीज के अकरेंस को बढ़ा दिया है। ठीक है, एक समय डायरियल डिजीज पर वर्ल्ड ने अच्छा खासा कंट्रोल जमा लिया था, लेकिन अगर ऐसी स्थितियां बनेगी, फ्लडिंग या फिर रेनफॉल ज़्यादा बढ़ेगा टेम्परेचर्स के साथ, तो फिर डायरियल डिजीज आपका बढ़ सकती है। एंड साथ ही साथ इट कॉल्ड फॉर इकोसिस्टम बेस्ड एडॉप्शन, इकोसिस्टम बेस्ड एडॉप्शन या एडेप्टेशन अपनाए जाए, नेचर बेस्ड अप्रोचेज या फिर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन अपनाए जाए, जैसे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से मल्टीपल बेनिफिट्स हमें मिलती है। तो जब भी आपको डील करना है क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से, तो दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। वन इज योर एडेप्टेशन एंड अदर इज मिटिगेशन। मिटिगेशन यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कम करना है, ठीक है, खत्म करना है, तो ये मिटिगेशन हो गया। एडेप्टेशन का मतलब वी आर अंडरस्टैंडिंग कि क्लाइमेट चेंज इज ए रियलिटी और उसके कारण ही टेम्परेचर फ्लड सब बढ़ेंगे, इसलिए हम उसके लिए अडेप्ट हो जाएं। उसके लिए अडेप्ट हो जाने का मतलब फॉर एग्जांपल हमने कोई सीड्स बना लिया जो विच इज ड्राउट रेसिस्टेंट, है ना, ये सब बातें हो गई। या फिर हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आजकल बना रहे हैं, फ्रिज या फिर एसी, तो ये सब भी आ जाते हैं। एंड आप देख सकते हो क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग, इक्विटी, जस्टिस, इकोसिस्टम हेल्थ, प्लेनेटरी हेल्थ, ये सब इंटीग्रेटेड है ना, ये सब इंटीग्रेटेड है। तो ये आप देख लेना। वैसे तो ये बातें होगी। लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल, चीता एक्शन प्लान ट्रांसलोकेशन इन 2022। तो बेसिकली आपको भी पता है अफ्रीका से चीता मंगाई जा रही है, स्पेशली फ्रॉम नामीबिया, और इसको ट्रांसलोकेट किया जाएगा इंडिया में। और इंडिया में कहाँ लोकेट किया जाएगा, वी विल डिस्कस। कुनोपालपुर को बेसिकली मोस्ट प्रिफर्ड जोन सेलेक्ट किया गया है, तो वहाँ पर लाए जाने का प्रयास होगा। और इसी को लेकर जो आपका इंडियन डेलीगेशन है वो नामीबिया जा रही है, द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और वेरियस ग्राउंड्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं कि जो नामीबियन चीता है उसको अपॉइंट किए जाए एज द कंट्रीज गुडविल एम्बेसडर्स फॉर इंडिया 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहली बात तो सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस भी आपका इसी में कवर हो जाएगा, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। तो क्या बैकग्राउंड है, तो वैसे तो ये जो आपका चीता को रीइंट्रोड्यूस करने की बात है बहुत पहले से चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कानूनी बाधा आने के कारण ये अटकी पड़ी थी। कैसे, तो आप देख सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो 7 साल का स्टे लगा दिया था ऑन ए प्रपोजल जिसके तहत अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस करने थे फ्रॉम द नामीबिया इनटू द इंडियन हैबिटेट ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, उस स्टे को लिफ्ट कर दिया है ना। एंड आप देख सकते हो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली रिजेक्ट कर दिया था रिलोकेशन प्रपोजल को। कारण ये था कि लायन का भी ट्रांसलोकेशन सेम कुनोपालपुर सेंचुरी में किया जा रहा था, साथ ही साथ वहाँ पर प्रे बेस चीता के लिए उतनी ज़्यादा नहीं थी, उसकी कमी थी, इसलिए भी कहीं ना कहीं अप्रूवल नहीं मिल सकी थी। एंड ऑल्सो एक्शन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया, ये लॉन्च किया गया था टू इंट्रोड्यूस 50 चीता ओवर द 5 years। तो ये सब कुछ चल रहे थे डेवलपमेंट साथ साथ। तो अगर हम बात करें चीता री इंट्रोडक्शन की, तो जो अफ्रीकन चीता है जिसकी जो आयुशियन स्टेटस है वल्नरेबल है, और इसी को री इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा बिकॉज एशियाटिक चीता जो है ना जिसकी आयुशियन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बहुत ही कम संख्या में, और ये सिर्फ और सिर्फ ईरान में ही मिलते हैं। ये अच्छे से याद रखना, सिर्फ और सिर्फ ईरान में मिलते हैं एशियाटिक, ठीक है। और आई थिंक कि 30 की 35 पॉपुलेशन है, बस उससे ज़्यादा नहीं है।
और चीता की बात करें तो कीस्टोन स्पीसीज होता है। कीस्टोन स्पीसीज मतलब वो स्पीसीज जो काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है फॉर द इकोसिस्टम एज ए होल, है ना। तो की स्टोन स्पीसीज है ऑफ ड्राई फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट एंड सवाना, एंड इसको बेसिकली 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था बिकॉज ओवर हंटिंग एंड लॉस ऑफ हैबिटेट देखने को मिले थे। एंड ऑल्सो ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है, याद रखना है, चीता वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल, एंड it is also mentioned in appendix 1 of the CITES. When we talk about CITES, it is a convention that deals with the international trade of endangered species of wild fauna and flora. So friends, ये हमने 5 आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए। होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज आर्टिकल्स क्लियरली, एंड अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।